क्लास के कुछ रिजल्ट्स हम लोगों ने एनालाइज़ किए थे और आज की क्लास को हम लोग बिल्कुल बेसिक से देखेंगे और फिर वहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट आने वाला है। वो कुछ ऐसा ही रिजल्ट आएगा जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कैलकुलेट करते हुए देखा था। तो आज का टॉपिक है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिमेट्रिकल करंट कैरिंग फाइनाइट वायर। अब बच्चों कुछ बच्चों को ना बहुत इश्यूज होते हैं कि फाइनाइट वायर और इनफाइनाइट वायर में क्या होता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इनफाइनाइट वायर का मतलब ऐसा होता होगा कि उसके दोनों एंड्स पता नहीं दुनिया के इस कोने में एक दूसरे दुनिया के कोने में रखा हुआ होगा, है ना? नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। तो पहली बात तो आपका वो डाउट क्लियर करता हूँ कि फाइनाइट और इनफाइनाइट बेसिकली क्या होता है, इट्स अ रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म ध्यान से सुनना। मेरा हाथ कैसा है? सभी बच्चे इंटरेक्ट करेंगे। आप अपने मन में बोलना, आपके मन की आवाज़ें मुझ तक पहुँच जाएँगी, बट सभी बच्चे इंटरेक्ट ज़रूर करेंगे। ऐसा नहीं है कि एकदम मम बैठे रहेंगे। जितना ज़्यादा आप मुझसे पार्टिसिपेट करेंगे, दैट इज़ फॉर श्योर मैं उतना ही ईज़ी फिज़िक्स को बनाने की कोशिश करूँगा। अगर घर एकदम आँख बंद करके आँखों में नींद लेके बैठे रहे, तो कोई यूज़ नहीं है फिज़िक्स की क्लास का। परफेक्ट ना? हाँ। तो सभी बच्चों के लिए हेलो टू ऑल, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, व्हाटएवर जो भी है। चलिए अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो हमने बोला सबसे पहले क्या मेरा हाथ एक फाइनाइट है या इनफाइनाइट? तो आप बोलोगे सर ये कैसा अजीब-सा क्वेश्चन पूछा? इट्स अ फाइनाइट जिसको हम मेजर कर सकते हैं। बच्चा देखिए मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हाथ फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन कि हम किसके रिलेटिव में इसको देख रहे हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि ये कोई भी एक वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है। ध्यान से सुनना बच्चे, कॉन्सेप्ट कोई भी नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल ज़ीरो से लेके एकदम एक्सट्रीम लेवल तक जाने की कोशिश करेंगे। साथ आप लोगों का चाहिए, बस आप लोग साथ के साथ बड़ी शिद्दत के साथ पढ़ते रहना। बीच में उठने की कोशिश मत करना, पेन कॉपी लेके बैठ लेना। चलिए, तो हम लोगों ने बोला बहुत बढ़िया सर। अब ये वाली वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, तो लेंथ 1 मीटर है तो इट्स अ फाइनाइट वायर। अब सुनिए, अगर मैं यहाँ से कोई भी एक डिस्टेंस मानता हूँ, लेट्स से पी पॉइंट, और ये पी पॉइंट की दूरी है 50 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनना बच्चों, 50 सेंटीमीटर। ओके सर, केस नंबर 1। सेम वही वायर है बच्चे, 1 मीटर की लेंथ है, अभी भी वही है। अब जो पी पॉइंट है ना बच्चे, ध्यान से सुनना, ये बनाने के लिए थोड़ा दूर बना दिया है, बट इतना दूर है नहीं। तो जो ये पी पॉइंट है ना बच्चों, ये पी पॉइंट की जो ये दूरी है, इसको मैं डी बोल देता हूँ और ये डी बोल देता हूँ। तो अब जो ये डी की वैल्यू ना, दिस डी इज 0.0000001 mm। देखिए ध्यान से सुनिए। अब आपको एक चीज समझ में आ गया होगा, इस वाले लेंथ के कंपैरेटिवली ये वाली एल लेंथ अगर मैं मानूं, ये एल और ये डी, सिमिलरली ये भी एल और ये भी डी, ये एल और डी कंपेरेबल है, क्योंकि 1 मीटर और हाफ मीटर, 50 सेंटीमीटर बोले तो हाफ मीटर ना, दोनों कंपेरेबल है। लेकिन इस केस में अगर मैं बोलूं, इस केस में लेंथ ऑफ द वायर यानी 1 मीटर इज वेरी 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 ग्रेटर देन डी। तो अगर डी पॉइंट बहुत छोटा है या वेरी नियर टू द वायर है, तो हम बोल सकते हैं इस डी पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये वाली वायर एक इनफाइनाइट वायर की तरह एक्ट होने वाली है। लेकिन वही सेम वायर इस पी पॉइंट के केस में एक फाइनाइट वायर की तरह एक्ट होने वाली है। तो आई होप ये फाइनाइट और इनफाइनाइट इज अ रिलेटिव टर्म। कुछ भी फाइनाइट हो सकता है, कुछ भी इनफाइनाइट हो सकता है। टोटली डिपेंड किस पे करेगा कि आप लोग कहाँ से चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हो, बेसिकली ये वाला पी पॉइंट। आई होप ये फाइनाइट और इनफाइनाइट के बीच का आपको जो गैप था वो समझ में आया होगा। टेंशन मत लेना, मैं फिर कह रहा हूँ, नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जहां पर भी डाउट आता है वो मैं कोशिश करूंगा खुद पे खुद उस वाले डाउट को क्लियर कर दूं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली बच्चों के लिए यही डाउट बहुत जेन्युइन आता है। इनफाइनाइट का मतलब क्या है? हो सकता है एक एंड इंडिया में हो, दूसरा एंड अमेरिका में हो, लंदन में हो। नहीं नहीं बच्चे, कोई भी वायर, एक फाइनाइट लेंथ की वायर भी इनफाइनाइट की तरह एक्ट हो सकती है। क्या डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा? वेरी गुड, कि सर किसके रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं। तो आई होप ये फाइनाइट और इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। वेरी गुड। चलिए अब हम थोड़ा और आगे बात करते हैं। आगे बात करते हुए हम लोग अब बढ़ रहे हैं अपना टॉपिक की तरफ। चलिए अब हम बात करेंगे अपना टॉपिक
देखिए, ध्यान से सुनना बच्चों। हमें बात करनी है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिमेट्रिकल करंट कैरिंग वायर। अच्छा, कल के टॉपिक्स के बारे में एक बात करें। हम लोगों ने कल पढ़ी थी बायट सावर्ट लॉ। मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूंगा तो मैग्नीट्यूड था हमारे पास म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों। फिर हम लोगों ने सर्कुलर वायर के कारण देखा था, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया था म्यू नॉट आई बाय 2 आर। फिर हम लोगों ने एक आर्क के बारे में जनरल केस हम लोगों ने बात करी थी बच्चों। तो जनरल केस क्या रिजल्ट क्या आया था बच्चे, सभी बच्चों को याद होने चाहिए म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर और अल्फा। और अल्फा क्या था बच्चे, आर्क के दोनों कॉर्नर्स सेंटर पर कितना एंगल सस्टेन कर रहे हैं, दैट इज आर अल्फा। और अल्फा को किस में रखना था हम लोगों ने, रेडियन में। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। अब चलिए, तो आज का टॉपिक मैं फिर कह रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार समझ में आ गया तो ये देख लीजिए, आप लोग चैप्टर 4 के जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो कहीं पर नहीं रुकने वाले, दैट इज फॉर श्योर। चलिए अब बात करते, एक हम लोग ने वायर ले ली बच्चे, इस वायर में करंट चल रहा है आई। अब ध्यान से सुनना बच्चे, नाउ इस पी पॉइंट पर वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। और वायर कैसी है बेटा, फाइनाइट वायर है। जनरल केस करते हैं हम लोग, फाइनाइट वायर है। तो फाइनाइट वायर हमें समझ में आ गया कि ये वाला जो डिस्टेंस है डी और ये वाली लेंथ जो है एल, ये कंपेरेबल है। बात समझ में आई। अब सबसे पहला पॉइंट सुनना ध्यान से, स्टेप नंबर 1। न्यूमेरिकल्स में भी यही स्टेप्स आपको फॉलो करने। स्टेप नंबर 1 क्या है बच्चे, जिस भी पॉइंट पर यू हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, उस पॉइंट से वायर पे यू हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। तो यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर। नाउ दिस इज डी, और इस लाइन को हम लोगों ने नाम दे दिया रेफरेंस लाइन। ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, रेफरेंस लाइन। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर, वी हैव टू ड्रॉ अ perpendicular from point P on wire। तो D is what, D is perpendicular distance। बच्चे ये नॉमेनक्लेचर आपको टिप्स पे होना चाहिए, मैं फिर कह रहा हूँ। न्यूमेरिकल हो थ्योरेटिकल हो, देखो थ्योरी अगर हमें स्टेप बाय स्टेप याद होगी तो न्यूमेरिकल नहीं रुकता हमारा कहीं पर भी। चलिए, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, गुड आफ्टरनून टू ऑल। चलिए, सेकंड पॉइंट क्या है, देखिए ये वायर के दोनों एंड्स, ठीक है ना, इन वायर्स के दोनों एंड्स को पी पॉइंट पर ज्वाइन करा दो। चलो कराते हैं सर। ये रहा, ये रहा दूसरा। इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स, इनको हम बोलेंगे एक्सट्रीम्स। चलिए, अब क्या करें, सबसे पहला परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, दोनों पॉइंट्स को वायर पे जोड़ दिया। अब क्या करें, हाँ, अब जो ये रेफरेंस लाइन है ना बच्चों, ये रेफरेंस लाइन, इस रेफरेंस लाइन से ये वाला एक्सट्रीम कितने एंगल पर है, इंक्लाइंड है। तो देखिए ये एंगल हम लोगों ने बोल लिया अल्फा, और ये एंगल हम लोगों ने बोल लिया बीटा। लेकिन आपको एक चीज देख के समझ में भी आ गया होगा कि ये कौन सी डायरेक्शन है बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी अल्फा बीटा की दोनों की ऑपोजिट सेंस है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अल्फा एंड बीटा आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ध्यान से सुनना बेटे, आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। चलिए, तो सबसे पहले हमें यही काम निकालना है। वायर है, वायर के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी है, डी डिस्टेंस हो जाएगा। फिर हमें अल्फा बीटा कैलकुलेट करना है। अब जब हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे ना बच्चों, तो इस प्रूफ में हम लोगों को ये तीन ही चीज कैलकुलेट करनी होती है, डी, अल्फा एंड बीटा। अब एक बार ये और अपने मन में बोलो, जल्दी जल्दी, पीछे पीछे बोलेंगे, डी क्या है, हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट से वायर पे। अल्फा बीटा क्या है, वायर के दोनों पॉइंट्स को, एक्सट्रीम्स पॉइंट को उस पी पॉइंट पर जोड़कर जो भी आपकी रेफरेंस लाइन के साथ एंगल सस्टेन कर रहा है ऊपर वाला और जो भी नीचे वाला, वो अल्फा एंड बीटा है। बोलो इतना समझ में आया। अब बात करते हैं कि सर इसका प्रूफ कैसे करें। प्रूफ करने के लिए बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि हमें तो बायट सावर्ट लॉ लगानी है बच्चे। अब प्रूफ देखते हैं इसका, ठीक है ना, इतना समझ में आया बच्चों। चलिए, अब ये चीज समझ में आ गई तो अब हम प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए देखिए,
अब प्रूफ में क्या करें, क्या करें, क्या करें? चलिए जी करते हैं प्रूफ। देखो, सबसे पहले हम लोगों को वही सब चीज़ें करनी है बच्चे। ये वायर है, करंट I जा रहा है, ये D डिस्टेंस हो गया, ये एक्सट्रीम्स हो गए। अब क्या करें? लेकिन हमें तो बायट्स आवर जो लो थी ना बच्चे, वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन की गई है, एक छोटे से करंट एलिमेंट के लिए डिफाइन की गई है। तो अब क्या करेंगे? अब ध्यान से सुनना बच्चे। इस पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन मानूं, रेफरेंस पॉइंट को, तो हम लोग क्या करेंगे? अब ये वायर है ना, अगर एक पूरी चौक को मैं छोटे-छोटे पार्ट्स में तोड़ूं, तो वो छोटे-छोटे एलिमेंट बनेगा। बात समझ में आई? अब हमें क्या करना है? ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं ना हम लोग, तो हम लोग यहाँ से ओरिजिन से कोई भी एक वाई डिस्टेंस चले, और यहाँ पर हम लोगों ने एक छोटा सा एलिमेंट चूज कर लिया, जिसका नाम हमने क्या दे दिया? डी वाई। ध्यान से सुनना बच्चों, ऊपर यहां ओरिजिन से ऊपर चले वाई की डायरेक्शन में, पहली बात तो। फिर क्या करते थे? कल वाला प्रूफ देखिए। सर एलिमेंट से इस पी पॉइंट पर हमें कैलकुलेट करना है, तो अगला स्टेप क्या होता था? इसके सेंटर से सर पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कीजिए। लो जी भैया, ये पोजीशन वेक्टर हो गया आर वेक्टर, ठीक है ना? अब इस पोजीशन वेक्टर ने ये कितना एंगल बनाया? ये हम लोगों ने मान लिया फाइव। कितना मान लिया बच्चों? फाइव एंगल मान लिया। ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, फाइव एंगल मान लिया। चलिए जी, बहुत सुंदर सर। लेकिन अब जरूरी थोड़ी ना बेटे हर बच्चा यहीं पर जाके, यानी अगर मैं ये 5 सेंटीमीटर बोलूं, तो जरूरी थोड़ी ना स्नेहा भी 5 सेंटीमीटर पे जाके मानेगी, मनीषा भी 5 सेंटीमीटर पे जाके मानेगा, मयंक भी 5 सेंटीमीटर पे जाके मानेगा, विवेक भी 5 सेंटीमीटर पे जाके मानेगा ना। इट इज नॉट नेसेसरी। हो सकता है किसी ने 5 सेंटीमीटर पे चल के मानो, कोई यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे ही चूज कर ले, कोई 7 सेंटीमीटर पे चूज करे, कोई 3 सेंटीमीटर पे चूज करे। बात समझ में आ रही है ना? देखिए मैं क्या कह रहा हूं। मैंने बोला कि चलिए एक बच्चे ने तो इस वाई पे मान लिया, अब एक बच्चा बोल रहा है सर मैं क्यों मानू इतना, मैंने तो यहाँ पे माना वाई, ये वाई डैश मान लेते हैं। फिर ये छोटा सा एलिमेंट चूज कर लिया हम लोगों ने, डी वाई डैश बोल दिया, ये वाला वो पॉइंट रहा, तो ये हमारे पास आर डैश वेक्टर या आर वन वेक्टर आ गया। तो हम क्या बोल रहे हैं? जैसे जैसे y चेंज हो रहा है, जैसे जैसे y चेंज हो रहा है, क्या ये एंगल फाइ भी चेंज हो रहा है? हाँ जी सर, यानी y एंड फाइ बोथ आर वेरिएबल, बोथ आर वेरिएबल। ध्यान से सुनना बच्चों, मैं फिर कह रहा हूं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चला रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप। आपको बस कॉन्सेंट्रेट होके बैठना है क्लास में, पूरी डेडिकेशन के साथ। चलिए बोलो, इतना तो समझ में आया होगा कि ये एलिमेंट हम कहीं पर भी मान सकते हैं, मैं नीचे भी मान सकता हूं, मैं यहां पर भी मान सकता हूं, मैं यहां पर भी मान सकता हूं। लेकिन मैंने क्या देखा, जैसे ही मैं वाई एलिमेंट चूज करूंगा, मेरा वाई भी चेंज होता चला जाएगा, मेरा ये आर पोजीशन वेक्टर भी चेंज होता चला जाएगा, सिमिलरली मेरा ये फाई एंगल भी चेंज होता चला जाएगा। यानी y एंड phi बोथ आर वेरिएबल। चलिए जी, यहां तक तो हम लोगों को समझ में आ गया। चलिए बहुत अच्छी बात। सर पहले अल्फा बीटा इक्वल हो सकता है? हाँ, अल्फा बीटा सब इक्वल हो सकते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी बारी बारी केसेस को हम डिफाइन करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। हाँ, सब कुछ अल्फा बीटा भी बराबर हो सकते हैं। अब देखिए केसेस करेंगे, एक बारी प्रूव कर लेते हैं, जब न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो विल कम टू नो कि हाँ हो सकता है, केसेस सब पॉसिबल है। तो टेंशन मत लेना बेटा। अल्फा बीटा मैं क्या कह रहा हूं, अल्फा किसी को भी मान लो, बीटा किसी को भी मान लो, ये तो आर्बिट्रेरी है। आपको अल्फा बीटा अच्छा नहीं लगा, आप थीटा वन थीटा टू मान लो, आप अल्फा गामा मान लो, आप फाई वन फाई टू मान लो, टोटली तुम्हारी चॉइस। ये तो हम लोगों ने बस क्या बोला है कि रेफरेंस लाइन से एक्सट्रीम्स को जोड़ने वाला एंगल अल्फा बना, और रेफरेंस लाइन से इस नीचे वाले एक्सट्रीम्स को जोड़ने वाला बीटा बना। अल्फा बीटा की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 30-60 भी हो सकता है, 30-30 भी हो सकता है, 45-45 भी हो सकता है, 90-90 भी हो सकता है, 0-30 भी हो सकता है, 0-90 भी हो सकता है, इट मे बी ऑफ एनी वैल्यू। तो उस चीज का तो आप टेंशन ही मत लीजिए। अभी मैं जो कह रहा हूं, अभी आप लोग स्टेप बाय स्टेप चीजें प्रोसेस को देखिए। क्या डी समझ में आया क्या है, क्या अल्फा समझ में आया क्या है, क्या बीटा समझ में आया क्या है? बस स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो टेंशन मत लेना, धीरे धीरे सभी चीजों को हम लोग समझ भी लेंगे और डिफरेंशिएट भी करना आ जाएगा।
अल्फा बीटा में ज़्यादा वो मत लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। अल्फा मैंने एक एंगल माना जो अपवर्ड डायरेक्शन में है, बीटा मैंने नीचे वाली डायरेक्शन में माना, बस दैट्स इट। हाँ, चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब हम प्रूफ को देखते हैं। तो प्रूफ को देखते हुए अब हम लोगों को क्या चीज़ समझ में आई, अब ध्यान से देखना। पहले तो हम लोगों को इतना समझ में आएगा बेटा y और क्या चीज़ थी हमारे पास? y और phi बोथ आर वेरिएबल। चलिए जी, y एंड phi बोथ आर वेरिएबल। चलिए सबसे पहला स्टेप, तो y एंड phi बोथ आर वेरिएबल। चलिए, अब क्या करें? अब हम लोगों ने छोटा सा एलिमेंट चूज़ किया। अब याद करो डीएल और आर के, अब बायट सावर्ट लॉ लगाइए। अकॉर्डिंग टू बायट सावर्ट लॉ, बीएस लॉ लिख दिया है मैंने। डीबी की वैल्यू देखिए क्या है बेटा, डीबी दिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई आई, इसमें जो करंट चल रहा है। डीएल, अब डीएल नहीं लिखेंगे, हमने क्या माना है, छोटा सा एलिमेंट डीवाई, डीवाई बाई आर स्क्वायर होता है, तो आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। लो जी, और साइन ऑफ, यहां पर एंगल आएगा थीटा। अब ये थीटा क्या होता है, सभी बच्चे बोलेंगे थीटा को मैं क्या लिखूं, अल्फा लिखूं, बीटा लिखूं, फाई लिखूं, या ये कुछ और एंगल है सर, जल्दी बताइए। अल्फा लिखूं, बीटा लिखूं, या ये कुछ और एंगल है? सभी बच्चे बोलेंगे। सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए, अब ये और एंगल कैसे निकाले सर, याद करो आपको किस किस के बीच में बोला था? सर हमने बोला था कि ये हमारे पास dy, ये हमारे पास r वेक्टर, ये हमारे पास dy वेक्टर, और dy वेक्टर की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी बेटा, जिस धर करंट है, करंट ऊपर की डायरेक्शन में चल रहा था तो ऊपर की डायरेक्शन में। तो ये एंगल बना थीटा बच्चे हमारे पास, ध्यान से सुनना। थीटा क्या होता था, जल्दी बोलो। थीटा इज द एंगल बिटवीन dl वेक्टर एंड r वेक्टर। तो ये वाला एंगल बना सर हमारे पास थीटा। अब हाउ टू कैलकुलेट दिस थीटा, तो हमें समझ में आता है सर, ये तो फाई है, हमने फाई माना हुआ था ना डीवाई पे, ये 90 डिग्री है सर। तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा बेटे, सर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो 90 प्लस 5, तो ये कितना बना बच्चों, 90 माइनस 5, क्योंकि टोटल 180 डिग्री होता है। अब ये पूरा एंगल देखिए, पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में कितना होता है बेटा, 180 डिग्री। तो पूरे एंगल को 180 डिग्री मैं लिख सकता हूं 90 प्लस 5 प्लस थीटा, 90 माइनस 5 प्लस थीटा किसके बराबर है बेटा, 180 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू देखिए क्या है बेटा, 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 5, यानी थीटा की वैल्यू कितनी है बेटे, 90 डिग्री प्लस 5। यानी थीटा की वैल्यू हमें पता लग गई 90 प्लस 5। पुट कर देता हूं बेटे 90 प्लस 5। अब बताइए 90 प्लस 5 साइन 90 प्लस 5, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, लेकिन साइन 90 प्लस 5 क्या हो जाएगा, cos 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। वेरी गुड। तो मैग्नेटिक फील्ड बताइए कितनी बनी बेटा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी वाई cos 5 बाय आर स्क्वेयर। अब ध्यान से देखिए बेटा, cos 5, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया, लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज और समझ में आ गई होगी। अब बहुत बच्चों को लग रहा होगा सर इंटीग्रेट कर दो डायरेक्ट, लेकिन इंटीग्रेशन करने से पहले एक चीज समझ में आनी चाहिए आपको, क्या? देखिए, इंटीग्रेशन हमेशा एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करते हैं, एक वेरिएबल। याद करो कल हम लोगों ने जो भी किया था, म्यू नोट आई बाई 2 पाई आर सब कुछ निकाल के डीएल के रेस्पेक्ट में किया था, वहां पे डीएल ही वेरिएबल था। लेकिन यहाँ पर देखिए डी वाई और cos फाइ दोनों का ही टर्म आ गया है, और ऊपर हम पहले लिख चुके हैं जैसे जैसे y चेंज होगा वैसे वैसे फाइ भी चेंज होगा, यानी dy एंड cos फाइ, यानी दोनों ही वेरिएबल है, तो हम इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो अब क्या काम होता है, अब हमारे पास है कि सर या तो dy को फाइ में कन्वर्ट करो, या फाइ को y की टर्म्स में कन्वर्ट करो, यानी वेरिएबल तो एक ही होगा सर, इंटीग्रेशन का तो बेसिक रूल है ही।
वेरिएबल एक होना चाहिए, बाकी सब कांस्टेंट तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब कैसे करें? तो हम लोगों को बेटा कन्वर्जन आना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, अब देखिए, अब हम लोग कन्वर्जन करते हैं। अब हमें क्या चीज़ सीखने को मिली बच्चे यहाँ पर? ध्यान से देखना बच्चे, हमें dy और phi दोनों ही वेरिएबल है। अब हम लोग यहाँ पर वही डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। देखो, ये तो d बना बच्चों, ये एक्सट्रीम्स बने थे हमारे पास, ये अल्फा बना था हमारा, ये बीटा बना था हमारा, ये हम लोगों ने y दूरी पर जाकर एक छोटा सा एलिमेंट dy चूज किया था, और ये हमारे पास r वेक्टर बना था जो कि phi एंगल पे था। अब ध्यान से देखना, इस O, P और M ट्राइंगल को, इन ट्राइंगल O P O M, P O M, ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर बनाऊं P O M को, दिस इज P, दिस इज O, दिस इज M, दिस इज R, दिस इज Y, दिस इज D, ये एंगल फाई, ठीक है ना। अब हमें क्या क्या नहीं पता, देखिए, हमें I पता है, हमें D पता है, हमें करंट पता है, हमें D पता है। अब हमें निकालना क्या है? चलिए, पहले हमें फाई की वैल्यू देखनी है, हमें R की वैल्यू चाहिए, हमें dy को फाई में, फाई को dy में कन्वर्ट करना है। अब देखिए, जो ये राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चे, हमें इसमें ये पता है, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले। याद है आपको क्या कहता था? एक साइड एक एंगल गिवन है तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, दो साइड गिवन है तो भी हम कुछ भी निकाल सकते हैं। चलिए, अब देखिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये क्या बना बच्चों? बेस। ये क्या बना बच्चे? हाइपोटेन्यूज। ये क्या बना बच्चों? परपेंडिकुलर। तो हमें हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है, तो हाइपोटेन्यूज बाय बेस क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है cos थीटा। तो हाइपोटेन्यूज बाय बेस क्या हो जाएगा? सेकेंड। और सेकेंड क्या माना है? फाइव। तो h क्या है बेटे? आर। बी क्या है बेटा? d। तो r की वैल्यू क्या आ गई? d सेकेंड फाइव। चलिए, पहली बात तो हमने r वेरिएबल को रिमूव कर दिया। किस टर्म में पता लग गया हमें? d में पता लग गया और सेकेंड फाइव में पता लग गया, लेकिन अभी भी गड़बड़ है सर। अभी हमें y और फाइव में भी रिलेशन चाहिए, तभी जाके ये वाला सेटिस्फैक्टरी रिलेशन बन पाएगा। अब कीजिए, क्या करते हैं? अब ध्यान से देखिए, ये दोबारा राइट एंगल ट्रायंगल, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? y परपेंडिकुलर बाय बेस is equal to tangent phi, y by d, this is equal to tangent phi। देखो, क्या क्या चीजें वेरिएबल है? y वेरिएबल है, phi वेरिएबल है, d तो कांस्टेंट है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, y this is equal to d tangent phi। क्यों ना मैं इस इक्वेशन को, मुझे dy चाहिए, क्यों ना मैं इस इक्वेशन को फाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं। फाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, कीजिए। तो इक्वेशन क्या बनी बच्चे? dy बाय डी फाई, दिस इज इक्वल टू डी कांस्टेंट है। अब बताइए, टेंजेंट फाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है? टेंजेंट फाई का डिफरेंशिएशन होता है बेटा सेकेंड स्क्वायर फाई। क्या होता है बच्चे? सेकेंड स्क्वायर फाई। चलिए जी, यानी हमें यहां से एक रिलेशन समझ में आ गई, dy दिस इज इक्वल टू डी सेकेंड स्क्वायर फाई डी फाई। देखो, यहां पर जो हम लोगों को प्रॉब्लम फेस हो रही थी कि dy और cos फाई दोनों ही वेरिएबल थे, यहाँ पे मैंने dy को फाई की टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। चलिए, अगर वो समझ में आ गया आपको, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सेकंड और थर्ड को ना इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। सेकंड और थर्ड को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। चलिए जी, करते हैं सर। देखो एक बारी, चलो बेटा, अब क्या आया देखना। पुट कर रहे हैं अब हम लोग। dB की वैल्यू देखिए, dB दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई। dy ये रहा हमारे पास, dy की वैल्यू पुट कर रहा हूं, d सेकेंड स्क्वायर फाई, d सेकेंड स्क्वायर फाई डी फाई, ठीक है ना, डी फाई। चलिए, और ऊपर क्या था बच्चे? कोस फाई। लो जी, कोस फाई। नीचे देखिए क्या रख रहा है? आर की वैल्यू, आर का स्क्वायर है बच्चे, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी डी का स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर फाई। देखो, बस हमें dy की और r की वैल्यू को रख दिया इस इक्वेशन में। अब देखिए भैया, एक d ने एक d को कैंसिल आउट किया, सेकेंड स्क्वायर फाई ने सेकेंड स्क्वायर फाई को कैंसिल आउट किया। तो अब देखिए इक्वेशन क्या बनी? db दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई d, इधर cos फाई बचा
और डी फाई बचा। अब देखो क्या इंटीग्रेशन हो सकता है? वेरी गुड सर, अब तो हो सकता है इंटीग्रेशन। क्यों हो सकता है? क्योंकि सर एक ही वेरिएबल है डी फाई और उसी की टर्म है, बाकी सब कांस्टेंट है। अब इंटीग्रेट कीजिए। अभी एक चीज और सुनना बच्चों, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी मेरा कांस्टेंट है, cos फाई डी फाई। अब जरा ध्यान से देखो डायग्राम में, डायग्राम क्या था बच्चों हमारे पास? देखिए सर, डायग्राम समझ लीजिए बच्चों, अब लिमिट का खेल है बस। अगर डायग्राम समझ में आ गया तो काम खत्म। ये था वो डी, ये एक्सट्रीम्स थे। डी यहां से था बेटे एंगल, ये कितना था अल्फा, ये कितना था बीटा। दोनों सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन? दोनों अपोजिट डायरेक्शन। ओके, फिर हम लोगों ने वाई पर जाके डी वाई चूज किया था, है ना। डी वाई ने कितना एंगल बनाया था रेफरेंस से, कितना बेटा 5। अब सुनो, हमें यहाँ पे 5 की लिमिट्स पुट करनी है, ध्यान रखना। तो देखो 5 ये रहा, डी के रेस्पेक्ट में था 5। 5 को इस वाले पॉइंट तक ले जाएंगे तो 5 कहां तक जाएगा अल्फा। 5 को नीचे तक लेके जाएंगे तो कहां तक जाएगा बीटा। यानी 5 की लिमिट कहां से कहां चलेगी बेटा, बीटा टू अल्फा। लेकिन ध्यान रखना, बीटा क्लॉकवाइज डायरेक्ट, अल्फा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा। तो हम लोग वैसे क्या मानते हैं, ओरिजिन से ऊपर वाले को प्लस मान लेते, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को प्लस मान लो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव मान लो। तो हमारी लिमिट्स कहां से कहां चली बेटा 5 की? सर बीटा से अल्फा, पहली बात तो। लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस बीटा से प्लस अल्फा। बस यहां तक बताइए, समझ में आया क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर सब चीजें समझ में आ गई बच्चों हमारी, तो अब हमारे पास देखिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डीबी का इंटीग्रेशन बी, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी cos फाई डी फाई का इंटीग्रेशन करना है बेटा। cos फाई डी फाई का इंटीग्रेशन होता है साइन फाई। लो जी, और साइन फाई की वैल्यू कहां से कहां बेटा, माइनस बीटा से प्लस अल्फा। अब बस लिमिट ही तो पुट करनी है, करते हैं। तो बी की वैल्यू देखिए बच्चों क्या बनी, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी अपर लिमिट साइन अल्फा माइनस लोअर लिमिट साइन ऑफ माइनस बीटा। अब अगर आपको थोड़ा सा मैथ्स में ये आइडिया है तो कोस साइन के अंदर नेगेटिव साइन क्या होता है, बाहर आ जाता है ना। साइन ऑफ माइनस थीटा को मैं लिखता हूं माइनस साइन थीटा। ये याद रखना है बच्चे, सब चीजें याद रखनी है, थोड़ा थोड़ा मैथ्स है, बाकी तो हम लोगों को आता है। चलिए, तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, देखो ये वाला बन गया। लेकिन अगर ये माइनस साइन अंदर है तो बाहर आके क्या हो जाएगा, प्लस की माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या आ गया बेटा, ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए अब, कि किसी भी फाइनाइट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है पी पॉइंट पर, वो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा, ये होता है फॉर्मूला। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। अच्छा, ये सिमेट्रिकल वर्ड का मतलब समझाइए आप। सिमेट्रिकल वर्ड पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सिमेट्रिकल वर्ड का मतलब क्या है बच्चों? हाँ जी, वेरी गुड। सिमेट्रिकल वर्ड वर्ड का मतलब ये है कि देखिए इसके किसी भी एलिमेंट पे, देखिए किसी भी एलिमेंट पर डीएल ऊपर ही है, डीएल क्रॉस आर, 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 यानी इसके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो हमने डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर दिया डीएल क्रॉस आर वाले राइट हैंड थंब रूल से। अभी इसका एक और बहुत इजी तरीका बताऊंगा डायरेक्शन कैलकुलेट करने का, बट अभी बताइए क्या यहां तक चीजें क्लियर हुई क्या? इज दिस कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर? इफ यस देन राइट वाई, इफ नो देन प्लीज टेल मी कि कहां पर आपको इश्यूज आए हैं। जल्दी सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। वेरी गुड, चलिए। गुड, ग्रेट। चलिए, तो अब हम बात करते हैं, रिजल्ट लिख लेते हैं बेटे हम लोग। म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी
साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा। अच्छा चलिए अब थोड़ी चर्चा इस पे कर लो। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि अल्फा कहाँ रखे, बीटा कहाँ रखे, अल्फा किसको माने, बीटा किसको माने। मैं बताऊं, किसी को भी मान लेना, किसी को भी मान लेना, जिसको आपका मन करे, जिसको आपका मन करे उसको अल्फा मान लो, उसको बीटा मान लो, आंसर तो एक ही आने वाला है। अब डायरेक्शन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बेटा डायरेक्शन के लिए देखिए, अब जैसे मुझे याद है ना डायरेक्शन कैलकुलेट करना, वैसे आपको याद होना चाहिए, इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग आएगा। एक तो डायरेक्शन होती है राइट हैंड पाम रूल से, एक डायरेक्शन आपको सिखाऊंगा जो कि न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए देखिए क्या कहते हैं कि अगर करंट इस ऊपर डायरेक्शन में और हमें इस पॉइंट को P मान के मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो सभी बच्चे घर बैठे बैठे वैसे ही करेंगे जैसे मैं करूंगा। राइट दी थंब ऑफ योर राइट हैंड, राइट हैंड सबका राइट होना चाहिए, अगर कोई लेफ्टी भी है तो उसका राइट हमारे वाला राइट ही होगा। राइट दी थंब ऑफ योर लेफ्ट राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन में रखो, सभी बच्चे रखिए। स्ट्रेच दी फिंगर वेयर यू हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, इन फिंगर्स को खींच लीजिए, लंबा कर लीजिए, यानी ये आर वेक्टर बनेगा, पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। अब इस पे ये नॉर्मल देखिए, डीएल आर और ये नॉर्मल विल गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए ये किधर है, अंदर, सही है। चलिए इधर कर लेते हैं, अब कीजिए। अब क्या कहता है, राइट द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, स्ट्रेच द फिंगर वेयर वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, तो ये ऐसे बन जाएगा अब, ठीक है ना। अब ये कहां पर है, बाहर की डायरेक्शन में। चलिए ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वरना यहाँ पर पाम रूल भी बोलते हैं। पाम रूल बोले तो ये वाली हथेली जिसको हम बोलते हैं ना, जिधर ये पाम होगा ना उधर मैग्नेटिक फील्ड, पाम अंदर की तरफ होगा तो अंदर, पाम बाहर की तरफ होगा तो बाहर। चलिए दोबारा देखिए, पुट दी थंब ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, stretch the finger where we have to calculate magnetic field, palm will gives you the direction of magnetic field, और palm किधर है बेटे, अंदर, इधर, अंदर बोले तो क्रॉस, palm किधर है बेटे, बाहर, बाहर बोले तो डॉट। तो ये डायरेक्शन कैलकुलेट करना भी आ गया। अब ध्यान से देखना बेटा, इस फॉर्मूले में म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की पावर -7, कल डिस्कस कर चुके थे। आई हमें गिवन होगा, मे बी 1 एम्पियर, मे बी 2 एम्पियर, मे बी 1 माइक्रो एम्पियर, मे बी 1 मिली एम्पियर, वट एवर, क्या नहीं पता होंगे, हमें डी, हमें अल्फा, हमें बीटा। यानी जब भी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी होती है तो हमें यही 3 पैरामीटर्स कैलकुलेट करने होंगे, डी अल्फा बीटा। डी क्या है सर, पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परफेक्ट। अल्फा क्या है, उस रेफरेंस लाइन से ऊपर वाला एक्सट्रीम्स एंगल बनाएगा अल्फा, नीचे वाला बना रहा होगा बीटा। किसी को भी अल्फा माने, किसी को भी बीटा माने, वेरी गुड। अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं बेटे इसके बारे में, अलग अलग केसेस। देखिए स्वाति ने पूछा था कि क्या ये सेम हो सकते हैं क्या। चलिए अब हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं अल्फा बीटा के बारे में। तो डिफरेंट केसेस है। केस नंबर 1, केस नंबर 1, केस नंबर 1 तो वही था बेटे जो अभी अभी जिसका प्रूफ किया है हम लोगों ने, ये अल्फा, ये बीटा, और ठीक है ये पॉइंट पी, ये आई। अब केस नंबर 2 ये कहता है कि अगर इनफाइनाइट वायर हो जाए, अब इनफाइनाइट समझ में आ गया, इनफाइनाइट का मतलब क्या है सर, लेंथ और डी, लेंथ इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डी, यानी अगर इनफाइनाइट वायर आ जाए, इनफाइनाइट वायर, बेटे ध्यान से सुनना बच्चों, इनफाइनाइट वायर का मतलब समझ में आ गया, एल लेंथ ऑफ द वायर इज ग्रेटर देन डी, तो इनफाइनाइट वायर को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं बेटे हम लोग, और ये पी पॉइंट है बहुत पास, लेकिन आपको इतने पास में दिक्कत आएगी तो ये वाला पी पॉइंट यहां बना देते हैं। अब जब यहां से ये वाली पॉइंट ड्रॉ करेंगे ना, तो देखिए ये तो बना डी बच्चे सबसे पहले, और ये पॉइंट बहुत पास है, बहुत पास, अगर फील कराऊं तो देखो फील करते हैं, ये पॉइंट यहां पर है, ये रेडी, बहुत पास। तो ये वाला एंगल देखिए, ये वाला एंगल कितना बना बेटे, अल्फा की वैल्यू भी 90 बनी, और सिमिलरली बीटा की वैल्यू भी कितनी बनने वाली है, 90।
समझ में आ गया आपको? कि अगर डी पॉइंट वायर के बिल्कुल पास होगा, बिल्कुल पास, तो जब उससे एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल अल्फा और बीटा दोनों 90 डिग्री बनने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू होती है बेटा, म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की पावर -7। म्यू नॉट परमेबिलिटी है, कल का लेक्चर देखिए आप एक बार। चलिए, ठीक है बच्चे, ये समझ में आया? अल्फा बीटा की वैल्यू हम लोगों के पास पता लगे, यानी अगर इनफाइनाइट वायर होगी तो अल्फा दिस इज इक्वल टू बीटा दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए, अब साइन 90 कितना होता है? 1। साइन 90 कितना होता है? 1। तो साइन 90 1 प्लस 1 कितना बना? 2। तो फॉर्मूला क्या बन गया बेटा? देखिए, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी तो बाहर ले लीजिए। 1 प्लस 1 कितना हो गया बच्चों? 2 हो गया। 2 ने 2 को मारा, तो व्हाट विल वी हैव? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। स्टैंडर्ड रिजल्ट है बेटा, कि अगर मेरे पास इनफाइनाइट वायर है, मैं फिर कह रहा हूं, क्वेश्चन में कैसे पता लगेगा? लिखा रहेगा वेरी लॉन्ग वायर। वेरी लॉन्ग वायर का मतलब समझ में आ जाएगा कि ये वाला फॉर्मूला लगाना है। म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। तो इनफाइनाइट वायर के केस में ये आ गया। फाइनाइट वायर के केस में तो अब ये भी रिजल्ट निकाले ही है हम लोगों ने, फाइनाइट वायर के केस में तो। चलिए, ये रहा। अब थर्ड केस देखते हैं कि सर अगर सेमी इनफाइनाइट वायर आ जाए तो, सेमी इनफाइनाइट वायर आ जाए तो। सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या बच्चे? एक एंड पता है, दूसरा एंड नहीं पता। लो जी, अब पूछा गया कि पॉइंट पी ये रहा। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? डी कैलकुलेट करेंगे। डी कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? पी पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन डी, फिर दोनों एक्सट्रीम्स को जोड़ो, तो ये एक्सट्रीम बना बच्चे, ये बना अल्फा। दूसरा पॉइंट कहां पर है? बहुत दूर, यानी इनफाइनाइट है, इस वाले पॉइंट के कंपैरेटिवली ये बहुत दूर है। तो ये वाला एंगल कितना बनेगा बच्चों? 90 डिग्री। यानी बीटा कितना बना बेटे? 90 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू कुछ भी एंगल आएगी अल्फा, और बीटा की वैल्यू क्या बनी बच्चों? 90 डिग्री। चलिए जी, वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करते हैं तो फॉर्मूला क्या बना बच्चे हमारे पास? सेमी इनफाइनाइट के केस में, सेमी इनफाइनाइट फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? म्यू नॉट, करंट आई चल रहा है, आई बाय 4 पाई डी, साइन अल्फा को साइन अल्फा ही रहने दीजिए। साइन 90 कितना हो गया बेटा? 1। अभी ध्यान से सुनिए, एक स्पेशल केस जो अब हम बात करने वाले हैं। हाँ, स्पेशल केस क्या है? सेमी इनफाइनाइट ही वायर है, वायर अभी भी सेमी इनफाइनाइट ही है, लेकिन पॉइंट इज बिल्कुल जस्ट इन फ्रंट ऑफ दी, जो ये लास्ट वाला एंड है ना, बिल्कुल इसके सामने रखा हुआ है पी पॉइंट। टेंशन नहीं लेना। चलिए जी, आप क्या करें सर? क्या करें, क्या करें? स्टेप नंबर 1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कीजिए सर, ये रहा डी। दूसरा पॉइंट क्या है सर? इन दोनों एक्सट्रीम्स को पी के साथ जोड़िए। चलिए सर, जुड़ गया पी, और वाह, यानी क्या हुआ? देखिए, डी ये रहा और एक एक्सट्रीम ये रहा, ये एंगल अल्फा है ना, ए ओवरलैप कर गया। अगर ओवरलैप कर गया तो थीटा वैल्यू कितनी हो गई? 0, यानी अल्फा की वैल्यू हो गई 0। अल्फा की वैल्यू हो गई 0, लेकिन बीटा तो बनाना अभी भी बच्चों। हाँ जी सर, तो बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 90 डिग्री। ध्यान रखना बेटे, जब भी वायर के सामने पॉइंट आ जाएगा, बिल्कुल एंड के सामने पॉइंट, तो एक एंगल अल्फा, कोई भी एंगल, वो 0 बन गया, दूसरा एंगल 90 डिग्री बन गया। चलिए जी, अब वैल्यू रखिए यहाँ पर। तो बी की वैल्यू देखिए क्या आई बच्चों? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी तो सेम रहा। अब साइन अल्फा की वैल्यू 0, यानी साइन 0 प्लस साइन 90। अब साइन 0 तो 0 होता है, लेकिन साइन 90 क्या होता है? 1। तो 0 प्लस 1 1, यानी फॉर्मूला क्या बना बेटे हमारे पास? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी। लीजिए, बोलिए, यहां तक समझ में आया क्या? सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे वाई फोर यस, एन फोर नो। क्या 1 2 3 4 सभी केसेस समझ में आए क्या? न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए करा रहे हैं। जल्दी बच्चे बताएंगे बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, अब एक स्पेशल केस। अभी तक इन चारों केसेस में आपने देखा होगा कि वायर के बिल्कुल सामने पॉइंट था, है ना? देखिए, वायर के सामने पॉइंट, वायर के सामने पॉइंट, वायर के सामने पॉइंट, और ये तो वायर के सामने ही था। बट अब बात ये होती है कि भैया अगर वायर तो ये रही,
पॉइंट यहां कहीं पर आ जाए। देखो, वायर यहां पर खत्म है बस, और पॉइंट ये बोला गया हमसे। अब कैसे करेंगे? हाँ, स्टेप्स। सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। सर यहाँ तो वायर ही खत्म हो गई। कोई इश्यू नहीं है बेटा, वायर ही तो खत्म हुई ना, हम अपने मैथमेटिकल बेसिस पे तो निकाल सकते हैं ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ जी, तो उस केस में हम क्या करेंगे, वायर को एक्सटेंड कर देंगे। तो ये 90 डिग्री, ये अभी भी डी हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा, चाहे वो वायर के सामने हो या ना हो। तो डी तो हमेशा वही। अब उसके दोनों एंड्स तो ये थे ना बच्चों। फिर सेकंड स्टेप्स क्या होता था, दोनों एंड्स को जोड़ो। लो जी, जोड़ दिए। अब रेफरेंस लाइन से ही तो अल्फा था, देखिए अल्फा भी नीचे बीटा भी नीचे। जब ये फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था तो याद है आप लोगों को, अल्फा एंड बीटा आर इन अपोजिट डायरेक्शन में। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ पर कुछ विचित्र हुआ हमारे साथ कि सर ठीक है डी तो आ गया, लेकिन यहाँ तो दोनों ही डायरेक्शन नेगेटिव आ गई, यानी दोनों ही एक डायरेक्शन में आ गए। तो बच्चे क्या याद रखना, जब भी ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप लोग, अब मर्जी आपकी है, या तो अल्फा को नेगेटिव ले लेना तो बीटा पॉजिटिव रखना, और बीटा को नेगेटिव लेना चाहे तो अल्फा पॉजिटिव रख लेना, और अगर वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो मोड ले लेना। मर्जी आपकी है, इसलिए कह रहा हूं कोई भी वो नहीं है, डर नहीं है। ज्यादा तुम्हें दिक्कत आए तो मोड ले लो, मोड क्या करेगा, सभी चीजों को पॉजिटिव कर देगा। बात समझ में आई? नहीं तो कायदा क्या कहता है कि बड़े वाले एंगल को पॉजिटिव ले लेना, छोटे वाले एंगल को नेगेटिव ले लेना, क्योंकि साइन की वैल्यू जैसे जैसे एंगल बढ़ता चला जाता है इंक्रीज होती चली जाती है। तो बड़े में से छोटे वाले को माइनस करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। बोलो, क्या ये चीजें समझ में आई क्या? हाँ, बोलो। एक एंगल को नेगेटिव लेके चलेंगे, एक एंगल, अरे एंगल बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। एंगल बेसिकली डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। यहां पर जब हम लोगों ने बोला था तो एक डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी। तो एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव रखा था हम लोगों ने। यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव आ गई, तो अल्फा ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली ना, तो अल्फा नेगेटिव हो जाएगा। बस याद रखो आपके पास कि हमारे पास जो भी एंगल होता है दैट ओनली रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। मैथ्स के बेसिक कायदे होते हैं, फिजिक्स में वेक्टर्स में पढ़ाया जाता है आप लोगों को ये सब चीजें। चलिए जी, बहुत अच्छी बात। क्या यहाँ तक सब बच्चों को क्रिस्टल क्लियर हुई चीजें? अगर यस तो प्लीज थम्स अप और राइट वाई फॉर यस एंड एन फॉर नो। फिर आगे चलते। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, अब हम बात करते हैं, कोई एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अब बड़ा इंटरेस्टिंग सा न्यूमेरिकल है बच्चों। रिजल्ट याद रखना बस आप लोगों को, और न्यूमेरिकल पे अप्रोच करते हैं अब लोग। देखिए, हमसे बोला गया कि कोई भी एक करंट कैरिंग स्क्वायर वो है हमारे पास वायर, जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, आई आई, ठीक है ना, ये रहा है। हमसे बोला गया स्क्वायर है तो इसकी साइड लेंथ ए मान लेते हैं, और इसके सेंटर पे जहां पर भी डायगोनल इंटरसेक्शन होगा वो हमारा सेंटर हो गया। इस सेंटर पॉइंट ओ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। बच्चों बिल्कुल बेसिक है, टेंशन नहीं लेना, यहां से कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। अब देखिए, हम लोग बात क्या करते हैं कि अगर हमारे पास ये सब चीजें हो रही है ना बच्चों, एक रेक्टेंगुलर शेप हो या ट्रायंगुलर हो या कैसा भी हो भाई, शेप होनी चाहिए, वायर में करंट फ्लो करना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें विक्टोरियली एडिशन आना चाहिए। अब सुनो मेरी बात, मैं क्या समझा रहा हूं। देखिए, वायर है वायर है वायर है, हाँ। यहां पर इस वायर को अगर मैं वन वायर मान लूं, इसको मैं सेकंड वायर मान लूं, इसको मैं थर्ड वायर मान लूं, इसको मैं फोर्थ वायर मान लूं, तो मैंने क्या किया, इसके अलग अलग पार्ट्स कर दिए। अब यहां पर आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि सभी वायर्स के कारण इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लो। इंडिविजुअल फॉर्मूला ये लगाएंगे, इंडिविजुअल कैलकुलेट करो और उनको विक्टोरियली ऐड कर दो। यानी देखिए, हो सकता है कुछ की डायरेक्शन अंदर हो, कुछ की डायरेक्शन बाहर हो, तो अंदर वालों को एक साथ ऐड कर दो, बाहर वालों को एक साथ ऐड कर दो, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। है ना, होता है ना ऐसी। तो अब देखिए, अगर मैं इस खाली वायर के बारे में बात करूं तो क्यों ना पहले डायरेक्शन कैलकुलेट कर ले। देखिए, डायरेक्शन हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है बच्चों।
अभी-अभी सिखाया था, स्ट्रेच पुट द थंब ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, स्ट्रेच द फिंगर वेयर यू हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, पाम विल गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लो जी, पाम किधर है? अंदर। इसमें देखते हैं, इसमें भी किधर है? अंदर। चलिए जी, इसमें देखते हैं, अंगूठा ये रहा, स्ट्रेच ये रहा, अंदर। इसमें भी देखते हैं सर, अंगूठा ये रहा, ढिच, अंदर। अरे सर, चारों ही अंदर है। अच्छा, एक चीज और देखिए, चारों सिमेट्री भी है। सिमेट्री का मतलब क्या है? ये भी ए लेंथ की आई करंट है, ए लेंथ की आई करंट है, ए लेंथ की आई करंट है, ए लेंथ की आई करंट है। तो क्यों ना मैं एक के कारण ही कैलकुलेट कर लूं और 4 से मल्टीप्लाई कर दूं? क्यों ना मैं एक के कारण निकाल लूं और 4 के कारण मल्टीप्लाई कर दूं? है ना? हो गया ना मेरे पास। चलिए, तो अब हम कोई भी एक वायर को चूज कर लेते हैं जिसको आपका मन करे। ये वाली वायर ले लूं मैं। चलिए जी, लेते हैं। ए वाली वायर में करंट कितना है बेटे? आई। सेंटर है, स्क्वायर का सेंटर है। आपको पता होनी चाहिए, टोटल लेंथ ए है तो ये कितनी हो जाएगी बेटा? ए बाई टू। ध्यान से देखना, ये रहा पॉइंट पी, यही पॉइंट ओ है। इस पॉइंट ओ से क्या करो? वायर पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। क्या यही डी बना? यस सर। अरे डी की वैल्यू कितनी है? ए बाई टू। चलो सर, बहुत बढ़िया, डी की वैल्यू कितनी आ गई? ए बाई टू। लो जी, सबसे पहला तो डी की वैल्यू हमें पता लग गई, ए बाई टू आ गई। अब हमें क्या निकालना है? अल्फा और बीटा। ध्यान से सुनना, अल्फा और बीटा। अब क्या करो बच्चे? अब देखिए, ये सेंटर से इस लाइन को कहां पर कट करेगा? बिल्कुल सेंटर पे। ये टोटल कितनी लेंथ थी बच्चों? ए। तो ये भी कितनी बन जाएगी बेटा? ए बाई टू। ये भी कितनी बन जाएगी बच्चों? ए बाई टू। चलिए जी, बहुत सुंदर बच्चों। अब क्या करें सर? नेक्स्ट स्टेप क्या था? सर, दोनों एक्सट्रीम्स को जोड़ते हैं। चलिए जी, जोड़िए। तो एक तो देखो अभी भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब सुनो, परपेंडिकुलर भी ए बाई टू, बेस भी ए बाई टू, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर बाय बेस, दिस इज इक्वल टू ए बाई टू बाई ए बाई टू, दिस इज इक्वल टू वन, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। अब बताओ, टेंजेंट अल्फा की वैल्यू वन कब होती है? सर, टेंजेंट अल्फा की वैल्यू वन होती है 45 डिग्री पर। कितने पे होती है बेटे? 45 डिग्री पर। तो अल्फा की वैल्यू भी 45 आ गई बच्चे, और बीटा की वैल्यू भी 45 आ गई। लीजिए, लो भैया, ये अल्फा बीटा भी हमारे पास बराबर आ गए। हाँ स्वाति, आया बेटा समझ में इतना? अल्फा बीटा भी हमारे पास क्या आ गए बेटे? बराबर आ गई। चलिए जी, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम लोगों को वैल्यू तो रखनी है। वैल्यू रखिए। चलिए, आ जाइए, देखिए बी की वैल्यू कितनी आ गई? बी वन वायर के कारण कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चे। म्यू नॉट, आई की वैल्यू आई है, बाय 4 पाई। डी की वैल्यू कितनी रखी? ए बाई टू। रख दो ए बाई टू। अब देखो, अल्फा बीटा दोनों 45 आए हैं, यानी साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस साइन ऑफ 45 डिग्री। साइन 45 प्लस साइन 45, टू साइन 45। चलिए जी, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए, ऊपर टू आ गया, साइन 45 यानी टू इंटू साइन 45। देखिए, टू टू फोर कैंसिल आउट, तो व्हाट विल वी हैव? म्यू नॉट आई बाय 4 ए, साइन 45 होता है 1/√2। मल्टीप्लाई करना चाहो तो √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, √2 ऊपर आ जाएगा। म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए, और अंदर है मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ये तो सर एक वायर के कारण आई है, तो चारों के कारण कितनी हो जाएगी बेटा? सेम आएगी सर। सबके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर है सर, तो 4 से मल्टीप्लाई क्यों ना कर दिया जाए सर? इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो बेटे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनी बच्चे? बी एट ओ कितना बना? 4 टाइम्स ऑफ √2 म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए, और ये अंदर। लीजिए, दिस इज आर आंसर। सीबीएसई में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, अनंत टाइम्स पूछा गया, और बच्चा डर जाता है इसको देख के। हमें डरना नहीं है, फिर कह रहा हूं, हमें तो अगर प्रूफ समझ में आ गया ना, तो हमें इतना समझ में आता है कि जब भी वायर के केसेस आएंगे ना बच्चों, वायर के केसेस में हम लोगों को तीन चीजें ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी, अल्फा बीटा एंड डी। डी क्या है? पॉइंट पी, वायर पे परपेंडिकुलर लाइन, उस परपेंडिकुलर लाइन से अल्फा एंगल एक्सट्रीम कितना बना रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, नीचे कितना बना रहा है बीटा। हर केसेस में हमें ये तीन चीजें निकालनी है, डी अल्फा बीटा, डी अल्फा बीटा। अब देखिए, थोड़ा टेक्निकल पॉइंट बताता हूँ, थोड़ा सा अच्छा सा न्यूमेरिकल करा देता हूँ आप लोगों को, है ना? अच्छा सा न्यूमेरिकल कैसे करते हैं सर? हाँ, देखिए, अब सुनिए।
ये तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन अब आपको दे रहा हूँ, ये आप लोग होमवर्क के लिए ट्राई करेंगे और एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। अब अच्छे लेवल का क्वेश्चन तो मैं कराऊँगा, एक बेसिक क्वेश्चन है वो आप लोग घर से करेंगे कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ध्यान से सुनना बच्चों। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, करंट I फ्लो कर रहा है। साइड लेंथ A मान लेते हैं, एंगल 60 डिग्री मान लेते हैं। इसके सेंट्रोइड O पर, सेंट्रोइड समझते हो ना? O सेंट्रोइड पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट O। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है ना? कल की क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे, बट आज के लिए एक अच्छा क्वेश्चन तो बनता है सर। अब क्वेश्चन सुनिए, मान लो ये x है, ये y है, ये x प्लेन है, ये y प्लेन है। ध्यान से सुनना बच्चों मेरी बात, ठीक है ना? एक वायर थी, इनफाइनाइट वायर, तो इनफाइनाइट वायर बनानी आती है ना आपको? वो x ऐसे चली गई, देखो ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। इनफाइनाइट वायर मैंने यहां पर रखी ओरिजिन पे, ओ पे, 0,0 पर, और ये x एक्सिस के संग जो एंगल बना रही है ना, वो 37 डिग्री बना रही है, और I करंट ऐसे चल रहा है, ठीक है? I करंट ऐसे चल रहा है, देखना ध्यान से। उन्होंने बोला यहां से A दूरी पर, ये A पॉइंट, A डिस्टेंस दे दिया बेटा, ये पॉइंट दे दिया P। कह रहे इस वायर के कारण जो कि x एक्सिस से 37 डिग्री पर रखी गई है, इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो। देखिए ये हमारे IIT नीट जेईई के क्वेश्चंस बन गए, और क्या है, यही तो बेसिक चीजें पूछेंगे वो लोग। अब आपको बेसिक दिमाग लगाना पड़ेगा। अब मुझे थोड़ा सा डायग्राम देख के डरना नहीं है बच्चों। डायग्राम देख के देखिए, ये आपके पास वायर है, सेमी इनफाइनाइट वायर है, एक एंड पता है, दूसरा एंड नहीं पता, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इनफाइनाइट वायर होती तो दोनों तरफ से डॉटेड डॉटेड, बीच में डार्क, फिर डॉटेड डॉटेड, ऐसे इनफाइनाइट वायर का रिप्रेजेंटेशन है। तो दिस इज अ सेमी इनफाइनाइट वायर। करंट आई चल रहा है, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में 37 डिग्री पर रखी गई है। यहां से ए दूरी पर, ए डिस्टेंस पर ये पी पॉइंट रखा गया है। हमसे बोला गया फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पी, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पी। जल्दी बताइए बच्चों कैसे करेंगे? ये पहले तो मुझे देख के इतना बताइए, ये कौन सी टाइप बनी? टाइप 1 बनी, 2 बनी, 3 बनी, 4 बनी, या 5th बनी? 1 कौन सी थी? 1 थी फाइनाइट वायर। सेकंड कौन सी थी? इनफाइनाइट वायर। थर्ड कौन सी थी? सेमी इनफाइनाइट वायर। चौथी कौन सी थी? सेमी इनफाइनाइट वायर, लेकिन पॉइंट बिल्कुल सामने था। फिफ्थ कौन सी थी? हाँ सर, एक सेमी इनफाइनाइट वायर थी, बट पॉइंट सामने नहीं था वायर के। तो ये बताइए कौन सा टाइप बना? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ? हाँ, ऑलमोस्ट फोर्थ, सही कह रहे हो आप लोग। फोर्थ कौन सा बना? वही ना, पॉइंट सामने नहीं था, उसी को बोल रहे हो। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, चलिए अब क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है? अब देखिए, पहले ये 37 वाला ना एक ट्रायंगल देख लो आप। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो सुन लीजिए। ये स्पेशल ट्रायंगल है हमारी फिजिक्स में, 3 4 5, ये एंगल 37, तो ये बन जाएगा 53। तो अगर हमें साइन 37, cos 37, tan 37 चाहिए तो ये वाला एंगल लेके चल लेंगे, और cos 37, cos 53, tan 53 चाहिए तो वो वाला लेके चल लेंगे। अब सुनिए, अब सबसे पहले क्या हमें डी कैलकुलेट करना है। डी कहाँ है? ये पॉइंट कहाँ है? वायर, वायर से परपेंडिकुलर नहीं बनेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वायर को एक्सटेंड करना पड़ेगा बच्चों। लो जी, ये कर दी वायर। अब देखिए, ये जो पॉइंट बनने वाला है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बनेगा डी। ठीक है, अब सोचो, ये 37 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये कितना बना बेटा? 53। अगर ये 53 तो ये कितना बनेगा बेटा? 37। अब देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये ए है, ये 37 है, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? ये वाली लेंथ, ए के कंपोनेंट कर दो तो ए डी की वैल्यू आ गई ए cos 37। मैं फिर कह रहा हूं, अगर कोई बच्चा वेक्टर में कमजोर है, वेक्टर नहीं आते, तो ये समझ के चल लेना, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए वेक्टर की बहुत अच्छी नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए। नहीं तो राइट एंगल ट्रायंगल से भी लगा सकते हैं, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, वहां से भी निकाल सकते हैं। तो डी की वैल्यू आ गई, सबसे पहले डी की वैल्यू कितनी आ गई? ए cos 37।
cos 37 कितना होता है? cos कितना होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी 4/5। जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे। चलिए, तो डी तो आ गया। अब क्या करना है? अब इस पॉइंट से एक्सट्रीम्स को जोड़ना है। एक एक्सट्रीम ये रहा, एक एक्सट्रीम ये रहा। देखिए ध्यान से, ये तो आपका रेफरेंस लाइन हो गई बच्चों, ये एक्सट्रीम हो गया बच्चों। एंगल कितना हो गया? 37 डिग्री। यानी अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई बेटे? 37 डिग्री। अब दूसरे पी पॉइंट को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा? बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 90 डिग्री। लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो अल्फा को -37 रख लो और बीटा को क्या रख लो बच्चों? 90 डिग्री। आ गया भाई आंसर, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन ऑफ -37 प्लस साइन ऑफ 90। डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन स्ट्रेच द फिंगर वेयर यू हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। लो जी, सॉरी, डायरेक्शन रख दिया, ये रख दिया, अंदर है सर, है ना, अंदर है सर। लो जी, आ गया, लो डायरेक्शन भी आ गई। ये टिपिकल क्वेश्चन बन गया। और भाई क्वेश्चन टिपिकल थोड़ी ना है, कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना दे, हमें तो डी अल्फा बीटा कैलकुलेट करना है और वो 5 केसेस को दिमाग में उतार लो। अगर दिमाग में स्टोर हो गई ना, मैं कह रहा हूँ, अरे भाई कोई भी क्वेश्चन है यार, इनसे बाहर थोड़ी ना जाने वाला कॉन्सेप्ट, बताइए कहाँ चला जाएगा। एक क्वेश्चन और आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ। हाँ, होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। कोशिश करना वो क्वेश्चन करने की। ये आई गेस ये क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। राइट, वाई फॉर यस, एन फॉर नो। राइट, वाई फॉर यस, एन फॉर नो। एक जाते जाते एक क्वेश्चन आपके लिए, एक और होमवर्क क्वेश्चन करना है आपको। लीजिए, 45 डिग्री आई करंट, वही सेमी इनफाइनाइट, ये रहा पी पॉइंट, दूरी ए, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट। चलिए, दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए दिए, दो क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे कराए, कुछ रिजल्ट हम लोगों ने एनालिसिस किए थे। एक बारी जितना हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ा है, उसको थोड़ा सा बाइफरकेट कर देते हैं कि ये एक नया चैप्टर था। नए चैप्टर में क्या देखा कि किसी भी करंट कैरिंग वायर में अगर करंट जा रहा होगा, तो वो एक चलते हुए चार्ज पर फोर्स लगाने के लिए कैपेबल है। वहां से हम लोगों को समझ में आया कि ये एक नया फील्ड प्रोड्यूस कराता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी थी, वो रेस्ट चार्ज पे भी पार्टिकल पे, चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाता था, लेकिन ये रेस्ट नहीं लगाता। ये तभी लगाता है, तभी एक्टिव होता है जब पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होता है। फिर बाइट सावर आए, बाइट सावर ने अपना एक लॉ दिया। लॉ होता है बेटा, उसमें आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। उन्होंने बोला म्यू नॉट, कोई भी करंट, स्मॉल करंट एलिमेंट ले लीजिए, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, 4 पाई आईडीएल क्रॉस आर बाई आर क्यूब, वो उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है। फिर हम लोगों ने कल सर्कल के कारण देखा था, आर्क के कारण देखा था, सेमी सर्कुलर के कारण देखा था, और आज हम लोगों ने फाइनाइट वायर के कारण देखा है। और उस फाइनाइट वायर में भी हम लोगों ने 4-5 केसेस पढ़े हैं। उन 5 केसेस को मिला के, पहले वाले कल वाले टॉपिक को मिला के, बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, थोड़ा सा आइडिया मैं आप लोगों को दे देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा वो क्वेश्चन देख के। देखिए क्या किया कि एक वायर ही है हमारे पास, फाइनाइट इनफाइनाइट वायर है। देखो, क्वेश्चन मैं क्या हूँ, दुनिया भर के आपके सामने बना दूंगा, ऐसे क्वेश्चन बना दूंगा जो आप लोगों को किताबों में दिखाई भी नहीं देंगे। क्योंकि कॉन्सेप्ट पता है मुझे, मैं मुझे जानता हूं मैं कैसे क्वेश्चन चाहिए मुझे। चलिए, ये इनफाइनाइट वायर है बेटा, देखो यहां से आई, ये आर्क ऐसे घुमाई और ऐसे चली गई, करंट आई, यहां पे पूछा गया ओ पॉइंट पर कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। हाँ हाँ, लो जी, भाई वायर ही तो है ना, वायर को मेरी मर्जी मैं कैसी भी शेप दे दूं, मैंने दे दी, ऐसी शेप दे दी। ये एक्स मान लो, ये वाई मान लो। ऐसे आया, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन से आई, ऐसे कर्व करा दी, ऊपर की डायरेक्शन में बोला गया कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो अब हमें फिर दोबारा इसके पार्ट्स करने हैं, एक पार्ट ये हो जाएगा, एक पार्ट ये हो जाएगा, एक पार्ट ये हो जाएगा। कल याद करो, आप लोगों को सिखाया था, ये न्यूमेरिकल तो कोई मुश्किल नहीं है कि यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट मानेंगे, एलिमेंट वायर के सामने पॉइंट आ गया, तो इसके कारण जीरो, इसके कारण जीरो, तो इसी के कारण निकलेगा। और इसके कारण कितना आएगा बेटा? स्टैंडर्ड रिजल्ट था म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, आर इसका रेडियस मान लेते हैं हम लोग, और अल्फा कितना बनेगा बेटे? पाई बाय 2। चलिए जी, डायरेक्शन किधर है बेटे? डायरेक्शन होगी सर अंदर,
तो डायरेक्शन अंदर होगी तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब देखिए क्वेश्चन दुनिया भर के बना सकते हो आप लोग। आप लोगों का तो बेटा बेसिक काम क्या है? फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट लर्निंग द कॉन्सेप्ट। जितने कॉन्सेप्ट आप लर्न कर पाओगे फिजिक्स उतना ईज़ी बनता चला जाएगा। खाली लर्न करना देखिए आज का लेक्चर आप लोगों को अभी के लिए बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि अभी आप लोगों ने ताज़ा-ताज़ा याद किया है। आधे घंटे तक आप लोग उसको मेमोराइज़ कर पाएँगे। लेकिन अगर आप लोगों ने न्यूमेरिकल नहीं लगाए तो उड़ जाएगा। 1 दिन 2 दिन के बाद सर कुछ तो पढ़ाया था पता नहीं डी अल्फा बीटा क्या कर रहे थे, ऐसे करने वाले हैं। चलिए आपसे बस यही है कि आप एक तो रेगुलर क्लास को अटेंड कीजिए, टाइम से आइए और कीप स्टडीइंग, कीप वॉचिंग वीडियोज़ और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है बच्चे अपने आप का ख़्याल रखना, सुरक्षित रहो, अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल 2 बजे।